हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, उन्नति चैनल में आपका स्वागत है। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, उन्नति चैनल में आपका स्वागत है। कल हमने संविधान के कुछ अनुच्छेद पढ़े थे। अनुच्छेद 30 तक हम पढ़ चुके हैं। भाग 3 हमने कंप्लीट कर लिया है। बस उसका एक अनुच्छेद बचा हुआ है 32। इसके बाद हम जो है 36 से 51 तक भाग 4 आ जाएगा। चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं। भाग 32 आर्टिकल अपाना कितना है 32 है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें लिखा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस लिए संविधान में लाया गया है, इसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। जो संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो तर्कहीन और संगतहीन ना हो जाएं। कैसे तर्कहीन और संगतहीन ना हो जाएं, इसके लिए कुछ मशीनरी के रूप में किसी को, क्योंकि मौलिक अधिकार क्या है, जो राज्य के द्वारा क्या किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लागू करवाए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लागू करवाए जाते हैं, इसलिए उनको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। यह कैसे अधिकार तर्कहीन और संगतहीन न रह जाएं, इसके लिए इन्हें कानूनी मशीनरी के रूप में इनको लाया गया है। इसमें जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुआ करते थे, इन्होंने इन्हें संविधान की आत्मा के नाम से इसे संबोधित किया है। तो इसके बारे में, और इन्होंने कितने जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसमें कितने प्रकार की रेटें जारी की गई, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें कितने प्रकार की, 5 प्रकार की रेटें इसमें जारी की गई। कौन कौन सी रेटें हैं, तो चलिए इनके बारे में हमें जानते हैं। इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीनिंग आपको याद रखना है, क्योंकि ये दोनों में ही पूछ लिए जाते हैं। ये मेंस का भी टॉपिक है, प्री का भी, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। आर्टिकल 32 में क्या लिखा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसे संविधान की आत्मा कहा गया। इसमें कितने प्रकार की रेटें जारी की जाती हैं, तो 5 प्रकार की रेटें इसमें जारी की जाती हैं। कौन कौन सी, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण आ जाएगा। इसका एक इंग्लिश में जो नाम है वो कौन सा है, हैबियस कॉर्पस है। इसको इंग्लिश में नाम याद रखना है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हैबियस कॉर्पस के नाम से जाना जाता है। इसमें दूसरा है परमादेश यानी इसे इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता है, तो मैंडामस के नाम से जाना जाता है। और तीसरा कौन है, प्रतिषेध यानी प्रोविजन होता है, अधिकार प्रश्न होता है, क्योटो वारंटो। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 प्रकार की रेटें हो गई। अब हम इनको एक एक से समझेंगे कि इसमें जो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता क्या है। तो चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण उन्होंने लिखा है हैबियस कॉर्पस। पहले तो इसका जो मतलब क्या होता है, तात्पर्य क्या होता है, तो इसमें देखेंगे नजरबंद करना। सबसे पहले तो ये कहा गया है कि बंदी यानी होता है बंद करना, यानी नजरबंद करना। अब बंद तो हमने कर दिया, तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या होता है, तो उसमें कहा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है नजरबंद करना, या बंदी किए हुए व्यक्ति को क्या करना है, न्यायालय में उपस्थित कराना है। न्यायालय में तो उपस्थित करा देंगे, फिर इसमें क्या है, अब किस व्यक्ति ने इसको अवैध रूप से जिसे बंद किया है, अवैध रूप से बंदी बनाए हुए व्यक्ति की, अगर वो क्या है, जो जिसको बंदी बनाया गया है, वो क्या करेगा, याचिका लगाएगा। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा कि बंदीकरण करने वाले अधिकारी को भाई आदेश देता है, जिसने उसको बंदी बनाया गया है उसके लिए आदेश जारी करेगा कौन, सुप्रीम कोर्ट, के बंदी व्यक्ति को सहज शरीर क्या है, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराए। क्या कहा गया है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है नजरबंद करना है, या फिर बंदी किए हुए व्यक्ति को, जिसने बंदी बनाया है जिस व्यक्ति को, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वह व्यक्ति को सहज शरीर किसमें, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाया जाएगा। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं परमादेश। इसको इंग्लिश में मैंडामस के नाम से जानते हैं, आदेश पत्र के नाम से। आदेश पत्र मतलब सार्वजनिक प्राधिकारी या सत्ता के लिए यह क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। क्योंकि वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है, तो वह अपने उनके कर्तव्यों को याद दिलाने के लिए ही किसको जारी किया जाता है, परमादेश, यानी आदेश दिया जाता है। कोई भी अधिकारी या फिर कोई सी संस्था है, तो उसके लिए जो भी कार्य, उसके अधिकार क्षेत्र में जो भी कार्य आता है, उसके वो कार्य नहीं कर रहा है, तो उसके अपने कर्तव्यों को बतलाने के लिए उसको क्या किया जाता है, ये रेटें जारी की जाती है, परमादेश, इसको मैंडेमस। इसके बाद होता है उत्प्रेषण यानी सर्टियोरिटी। इसका मतलब सीधा सिंपल इतना है, सिर्फ भेजना कैसे, जो हाई कोर्ट रहता है यानी उच्च न्यायालय होता है, वो अपने अधीनस्थ न्यायालय को आदेश देता है कि उसमें जो भी इनके जो न्याय निर्णय की प्रक्रिया में जो निर्णय डले हुए हैं या जिनका मतलब क्लियर नहीं हुए हैं, उनको वह अपने पास में बुलाएगा और ये सॉल्व कराएगा कौन, हाई कोर्ट सॉल्व कराएगा। तो इसमें क्या है, उत्प्रेषण यानी होता है भेजना। जो हाई कोर्ट है अपने अधीनस्थ न्यायालय को आदेश देता है कि जिसमें
जिसमें क्या है, न्याय निर्णय से जो निलंबित पड़े मामले होते हैं वो अपने अधिकार क्षेत्र में बुलाएगा और इनको क्या करेगा, सॉल्व करेगा। अब प्रतिषेध या प्रोविजन, जिसका तात्पर्य होता है मना करना या फिर इनकार करना। कैसे मना करना, कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, हाई कोर्ट से, जबकि हाई कोर्ट क्या कहता है, अधीनस्थ न्यायालय से, कि अपने जो अधिकार क्षेत्र में जो भी क्षेत्र दिए गए हैं वह उन्हीं में कार्य करे, अगर इससे वह अधिकार क्षेत्र से ज्यादा कार्य ना करें। तो ऐसे में क्या कहा गया है, प्रतिषेध यानी होता है मना करना, यानी वह उसके अधिकार क्षेत्र में आए तभी वह कार्य करो, नहीं तो वह अपने अधीनस्थ न्यायालय को भेज सकता है। जैसे अधीनस्थ न्यायालय सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को भेजेगा और हाई कोर्ट किसको, सुप्रीम कोर्ट को भेजेगा, वह उसके अधिकार क्षेत्र में या फिर मना कर सकता है। अगर किसी भी, जैसे सुप्रीम कोर्ट का मामला है उसको हाई कोर्ट सॉल्व नहीं कर पाएगा या हाई कोर्ट नहीं सॉल्व कर रहा है, तो उसके लिए कहाँ भेज सकता है, सुप्रीम कोर्ट भेज सकता है। इसके बाद होता है अधिकार प्रश्न। अधिकार प्रश्न या लेख होता है, इसे ही बोलते हैं क्योटो वारंटो। क्योटो वारंटो यानी होता है, इसका तात्पर्य होता है पूछना या कार्य या किस अधिकार क्षेत्र से किए जा रहे हैं। उसमें ये कहा गया है कि अधिकार क्षेत्र, किस अधिकार क्षेत्र, इसका मतलब पहले तो ये याद रखो कि अधिकार प्रश्न लेख होता क्या है। अधिकार प्रश्न लेख होता है यानी इसका अर्थ होता है पूछना। क्या होता है, एक मिनट, इसका मतलब होता है सिर्फ क्या होता है, पूछना होता है। वह जो कार्य कर रहा है वह किस अधिकार क्षेत्र से कर रहा है, उसमें ये पूछा जाता है। जब तक वह जवाब नहीं देता तब तक वह कार्य करने की परमिशन नहीं दी जाती है। क्लियर हो गया। कौन पढ़ लिए हमने, कितने प्रकार की रेट, 5 प्रकार की रेट हैं। कौन कौन सी, बंदी प्रतीक्षण, इसके बाद परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार प्रश्न, ये 5 प्रकार की रेटें हमें याद रखनी है। क्लियर हो गया, चलिएगा। अनुच्छेद नंबर 32 क्लियर होगा। इसमें पॉइंट कितने याद रखना है, सिर्फ कुछ ही पॉइंट याद रखना है कि अनुच्छेद 32 में क्या लिखा है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे भारतीय संविधान की आत्मा किसके द्वारा कहा गया है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसे संविधान की आत्मा कहा गया है। इसमें कितने प्रकार की रेटें जारी की जाती हैं, तो 5 प्रकार की रेटें जारी की जाती हैं। इसके बाद कौन कौन सी हैं, तो ये भी हमने बता दिया कि बंदी प्रतीक्षण, इसके बाद परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और कोटे वारंटो या फिर बंदी जो है अधिकार प्रश्न हो गए। ये 5 प्रकार की रेटें जारी की गई। ठीक है, इसके बाद हम जो भाग नंबर 3 हमारा क्या होता है, यहाँ समाप्त होता है। भाग 3 कहाँ पे था, तो ये हम पहले पढ़ चुके थे। कितने थे, 12 से 35 तक कितना था, भाग 3 हुआ करता था 12 से 35 तक। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, भाग 4 हम पढ़ने वाले हैं। भाग 4 का अनुच्छेद कहाँ से, 36 से 51। पहले तो देखो कि जो भाग 4 है उसमें लिखा क्या है। तो भाग 4 में लिखा है राज्य के नीति निर्देशक तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये राज्य के नीति निर्देशक यानी राज्य को प्रदान किए गए हैं, जबकि मौलिक अधिकार क्या थे, राज्य के विरुद्ध प्रदान किए जाते थे। ठीक है, अब भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 ये कहाँ से लिए गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो राज्य के नीति तत्व है वो कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से इनको लिए गए हैं। अब इसमें 36 से 51 तक अनुच्छेद दिए गए हैं। इनको हमें एक अनुच्छेद को पढ़ना है क्योंकि हर एग्जाम में इनको पूछे जाते हैं। तो चलिएगा क्लियर करते हैं, 36 से 51 तक इन अनुच्छेदों को पढ़ना है। तो क्लियर है, यहाँ से 36 से पढ़ते हैं। इसमें पहले में लिखा है कि राज्य की परिभाषा। यहाँ राज्य किसको बोला गया है, तो राष्ट्र को ही बोला गया है। राज्य की डेफिनेशन में क्या होता है, पहले भारत सरकार आएगी, तो भारत सरकार के अंतर्गत क्या आ जाएगी, संसद आ जाएगी। ऐसी राज्य विधानमंडल आ जाएगा, राज्य सरकार या राज्य विधानमंडल, और इसमें पंचायत, नगर निकाय आदि विशिष्ट प्राधिकारी इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। क्लियर हो गया। अब अनुच्छेद 37 में क्या कहा गया है, तो चलिएगा, किसी भी न्यायालय के द्वारा इनको लागू नहीं करवाए जा सकते। आप कहीं भी किसी भी न्यायालय में चले जाइए, जब तक राज्य इनको नहीं चाहेगा तब तक यहाँ पर किसी भी न्यायालय में इनको लागू नहीं करवाए जा सकते। एक इसमें कहा है, आर्टिकल नंबर 37 में कहा गया है। अब आर्टिकल 38 में क्या कहा गया है, तो ये अब ये राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि राज्य, वैसे तो क्या है, राज्य लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर कार्य करेगा। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए क्या करेगा, नीतियां बनाएगा। क्योंकि राज्य क्या होता है, जब लोगों को डेवलप होगा तभी तो राज्य डेवलप होगा। इसलिए उसमें कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए नीतियां बनाएगा, जिससे व्यक्तियों का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय सुलभ हो सके, व्यक्तियों को न्याय मिल सके समाज के क्षेत्र में, राजनीतिक के क्षेत्र में और आर्थिक यानी पैसे के क्षेत्र में, सब इनमें क्या है, न्याय सुलभ हो सके। क्लियर हो गया। ये कौन सा था, आर्टिकल 38।
अब 29 में कहा गया है, क्या कहा गया, तो राज्य के अनुकरणीय तत्व, राज्य के अनुकरणीय तत्व में उन्होंने कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन और कार्य के समान अवसर और धन का समान वितरण। मान लो हमारा एक क्या है, एक रसगुल्ला है, एक चिंटू है और एक है चिंटी, ठीक है। ऐसे राज्य के अनुकरण तत्व में समान कार्य के लिए समान वेतन, मतलब इसको क्या है 1500 रुपये मिलते हैं चिंटू को, और वही काम के लिए इसको क्या है 1200 रुपये मिलते हैं, ये क्या है चिंटी। तो अब देखो उसमें क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन। अगर इसको 5 घंटे का काम दे रहा है और 1500 रुपये मिल रहा है, तो इसको भी 5 घंटे के 1500 रुपये मिलना चाहिए। यही उसमें कहा है राज्य के अनुकरणीय तत्व में कि समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। पहले तो ये समानता होनी चाहिए और कार्य के समान अवसर मिलना चाहिए। मतलब अगर नौकरी में इसको इतना चाहिए तो उसमें भी उनको इतना ही चाहिए, तो कार्य के भी समान अवसर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद धन का समान वितरण, मतलब सभी को पैसा मिलना चाहिए, वो हमने बता दिए। जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन के क्षेत्र में किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसमें लिखा है कि आर्टिकल 39 राज्य के अनुकरणीय तत्व में। एक बार फिर से देखो, राज्य के नीति निर्देश तत्व कहाँ से कहाँ तक है, 36 से 51 तक कहाँ से लिए गए, तो ये आयरलैंड के संविधान से भाग 4 36 से 51 तक लिए गए हैं। ये राज्य के सामर्थ्य पर निर्भर करता है कि वह उन्हें लागू करवाना चाहता है या देना, जनता की सरकार को देना चाहता है कि नहीं, तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो आर्टिकल हमने इसमें देखा 36 से 51 तक हमको पढ़ना है। तो 36 में क्या लिखा है, तो पहले राज्य की डेफिनेशन दी गई है। 37 में कहा गया है कि जो भी हैं, जो किसी भी न्यायालय, जो राज्य के नीति निर्देश तत्व हैं, वो किसी भी न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। अब आगे कहा है आर्टिकल 38 में कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए नीति बनाएगा जिसमें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय क्या होता है, सुलभ हो सके। 38 फिर 39 में आ जाएंगे राज्य के अनुकरणीय तत्व। राज्य के अनुकरणीय तत्व में समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए और कार्य का समान अवसर मिलना चाहिए और धन का समान वितरण होना चाहिए। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम। 39 हमारा हो चुका है, ठीक है। अब आ जाते हैं 39 होने के पश्चात, ये आपने उतार लिया, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं फिर हम, ठीक है। आर्टिकल 39 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें लिखा गया है कि राज्य निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। क्या लिखा है, राज्य निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। अब ये निःशुल्क विधिक सहायता जो भी जैसे नियम कानून बने हुए हैं, विधि है, कानून है, कुछ भी है, उसके लिए क्या होगा, वह सुप्रीम कोर्ट जाएगा या हाई कोर्ट जाएगा तो उसमें कोई भी पैसा नहीं लगेगा। इसमें कहा है कि राज्य निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। जब भी आर्टिकल के सामने कोई भी ABCD जब भी दिख जाए तो समझ लो इसे किसी भी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, किसी भी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो 39A को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 39A को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो इसको जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन। किसके द्वारा? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 1976 के द्वारा इसे संविधान में जोड़ा है। कब? आर्टिकल 39 इसमें क्या लिखा है, राज्य निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया। अब इसके बाद आर्टिकल आता है 40। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, IIP लिख लो, इसमें IMP लिख लो क्योंकि बहुत ही ये क्वेश्चन पूछा गया। इसमें क्या कहा गया है, पंचायतों का गठन। पंचायतों का गठन। अब पंचायतों का गठन तो इसमें लिख दिया, पर इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं कि पंचायत का निर्माण किस
कितनी जनसंख्या पर निर्माण होता है। ये क्वेश्चन पीएससी में पूछा जा चुका है अभी। तो इसमें कितने पंचायतों का गठन कितनी जनसंख्या पर गठित होता है, तो ये होती है 1000 की जनसंख्या पर। 1000 की जनसंख्या पर इसमें क्या होता है, पंचायतों का गठन होता है। इसमें वार्डों की संख्या कितनी रहती है, वार्डों की संख्या किससे रहती है, 10 वार्डों की संख्या रहती है। क्लियर हो गए। अब इसमें कहा गया है पंचायतों का गठन। पंचायतों का गठन किस पर आधारित है, किसकी विचारधारा पर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये है गांधीवादी विचारधारा पर। गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। क्लियर हो गया। पंचायतों का गठन कितना है, 1000 की जनसंख्या पर, वार्डों की संख्या कितनी है, 10, किस विचारधारा पर आधारित है, तो गांधीवादी विचारधारा पर ये आधारित है। अब पंचायत है, पंचायत से पंचायतों को किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। इसे 24 अप्रैल 1993 में इसे लागू किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हम यहाँ में नहीं पढ़ेंगे, ये आगे हम आपको पढ़ाएंगे। बस हम आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि पंचायत को उसके संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें पंचायतों को तो ये 73वां संविधान संशोधन आ जाएगा, 1992 में आ जाएगा। इसे कब लागू किया जाएगा, तो 24 अप्रैल 1993 में इसे लागू किया जाएगा। क्लियर हो गया। क्लियर होगा कि नहीं हुआ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा है कि आज हमारी आपको क्लास पसंद आई होगी। अभी 36 से 51 तक हमें पढ़ना है, पर आज हमारे आर्टिकल कितने 40 तक ही हो पाए हैं। तो हम आपको कल फिर से लेकर आएंगे आपको क्लास, फिर हम आगे कितने जो 51 है वहाँ तक कंप्लीट करेंगे। चलिएगा, आज हमारी क्लास आपको पसंद आई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले। चलिएगा, मिलते हैं। जय हिंद।